हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस एकेडमी ये इन्वायरमेंट के इस 9th एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर 17 जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज, और आज हम कंप्लीट करेंगे इसका पार्ट 1 इस लेक्चर के अंदर। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो खतरनाक से इस ट्रांजिशन के बाद आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि क्लाइमेट चेंज क्या है, इसकी इतिहास में क्या रहा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका बहुत ज़रूरी है। साथियों देखिए, होता क्या है कि एक आपने सुना होगा वेदर और एक आपने सुना होगा क्लाइमेट। तो अक्सर बहुत सारे लोगों को इन दोनों में फ़र्क नहीं पता होता। देखिए बेसिकली फ़र्क इतना है कि जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, आज की, कल की, है ना, या कुछ घंटों की, कुछ वक्त की बात करते हैं, तो इस तरह से बात करते हैं कि ओ माय गॉड, वेदर इज़ नॉट प्लीसेंट टुडे और वेदर इज़ प्लीसेंट टुडे। दैट मीन्स कि जो वेदर हम टर्म यूज़ करते हैं, जो वेदर है, ये एक दिन, 2 दिन या कुछ घंटे अभी कैसा है, ये शॉर्ट टर्म को दिखाता है ना। और वही जगह जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो किसी रीजन के वेदर इवेंट्स जो लॉन्ग टर्म का एवरेज होता है, सपोज करिए कि 10 साल से अगर हम देखें तो 10 साल से यहाँ किसी जगह पे गर्मी पड़ रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ गर्मी ही पड़ रही है, वहाँ पे ऐसा भी होता है कि कभी कभी बारिश हो गई, कभी कभी ठंडक भी पड़ गई, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम गर्मी पड़ रही है। तो उस समय हम उस लॉन्ग टर्म का जब एवरेज निकालते हैं वहाँ के वेदर इवेंट्स का, तो हम उसको बोलते हैं साथियों क्लाइमेट। ठीक है, कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी ऐसी हैं। ओके, अब जब हम पृथ्वी की, अपने अर्थ की क्लाइमेट की बात करते हैं तो कोई स्टैटिक ये चीज़ नहीं है ना, ये इसमें भी बदलाव आया करता है। बिलियंस ऑफ सालों पहले क्या होता था कि बहुत ही आइस एज ग्लेशिएशंस होता था। ठीक है, फिर धीमे 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 वक्त बदलता गया। आज हम तरह तरह के मौसम भी देखते हैं अलग अलग देशों के अंदर। तो जो क्लाइमेट चेंज है, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उसका मतलब बेसिकली यही होता है कि क्लाइमेट में बदलाव जिसका डायरेक्टली, जो कह सकते हैं क्वालिटी जो डायरेक्टली जो रिलेटेड है या इनडायरेक्टली रिलेटेड है, वो किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमंस की एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, और ह्यूमंस ने ही किसी वजह से ही ये जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर है उसमें किसी तरह से ही ऑल्टरेशन लाया है, बदलाव लाया है। और उसके भाई सिर्फ ह्यूमन तो होता नहीं है, और अलावा उसके भाई कुछ नेचुरल चीज़ें भी होती हैं, नेचुरल क्लाइमेट वेरिएशन भी होते हैं, लेकिन वो उतने लेवल के नहीं होते जितने ह्यूमंस के लेवल के होते हैं। ठीक है, तो अब ह्यूमंस वाले वेरिएशन, ऑल्ट्रेशन उस वो लेकर आया क्लाइमेट कंडीशन में, प्लस जो नेचुरल वाले हो रहे थे वो तो हो, तो उससे एक अच्छा खासा क्लाइमेट चेंज देखने को मिल गया। तो जब हम इस क्लाइमेट चेंज का फ्रेज, जब ये क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं तो ये दिखाता है चेंज इन लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न्स। ठीक है, जब वेदर पैटर्न्स में लंबे वक्त तक कुछ बदलाव आता है तो हम उसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ठीक है, वेदर का चेंज नहीं है यहाँ पे कि एक दिन में वेदर चेंज हो गई तो क्लाइमेट चेंज हो गया। नहीं 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 नहीं, लंबे वक्त तक वेदर पैटर्न में जब चेंज होता है तो चेंजेस होते हैं क्लाइमेट के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं सब कुछ। अच्छा, एक एग्जाम्पल किताब का भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये पॉसिबल है कि मान लो जम्मू के अंदर सर्द पड़ रही है, विंटर डे है, ठीक है, सर्दी हो रही जम्मू में, बट सनी और माइल्ड भी होगा। हो सकता है ना भाई, कुछ भी हो सकता है। जम्मू के अंदर विंटर डे है, जम्मू के अंदर कुछ भी सनी हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है, बट जो एवरेज है वेदर का, वो क्लाइमेट का, वो जम्मू के अंदर ठंडा ही चल रहा है ना। तो वही जैसे मैंने आपको उस समय गर्म वाली बात बताई थी, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो ये होता है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि जो है पर डे के हिसाब से कुछ अलग हो रहा है, लेकिन ऑन एन एवरेज कितना जो भी मौसम चल रहा है उसको हम कहेंगे कि उस जगह की वो पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन है। ठीक, अब ये देखिए जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, ये यही हमें मतलब यही एक तरीके से यही मेजरेबल इफेक्ट है कि भाई कैसे वार्मिंग बढ़ती जा रही है हमारे पृथ्वी के ऊपर। तो क्लाइमेट चेंज को यूजुअली कैसे मेजर करते हैं कि क्या बदलाव आया टेम्परेचर में, भाई इस साल में क्या टेम्परेचर था, इस साल में आते आते क्या टेम्परेचर हो गया, क्या रेनफॉल में बदलाव आया, स्नो पे आया, विंड के पैटर्न पे आया, 10 सालों के कंपैरिजन को उसको करते हैं। और ह्यूमंस किस तरह से क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, ये जला जला के फॉसिल फ्यूल को, आपको मालूम है, कोल के जलने से, ऑयल के जलने से, नेचुरल गैस के जलने से, डिफॉरेस्टेशन होने से, चाहे आप जंगलों को काटो चाहे आप जंगलों को जला दो, ठीक है,
तो जब जंगलों को काटोगे, जंगलों को जलाओगे, तो आपको ये बात पता है कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ बहुत ही बड़े लेवल पे कार्बन को सिंक करके रखते हैं। मतलब ये कार्बन को स्टोर करके रखते हैं। जब पेड़ों को आप काटते हो तो या जलते हैं तो इससे कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, तो और गर्मी बढ़ती है। तो ये सब कुछ वजहें हैं। और क्या होता है क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से समझाया। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं व्हाट इज दिस ग्लोबल वार्मिंग। ओके, अब हो क्या रहा है कि 100 सालों में देखने को मिल रहा है, खासकर पिछले 20 सालों में तो और तेज़ी में। लेकिन हमने कुछ देखा कि इंडस्ट्रियल एरा के बाद से खासकर हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी में हमारी पृथ्वी गर्म होती चली जा रही है। खासकर 1992 के बाद से हर साल हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटता चला जा रहा है वार्मेस्ट ईयर का। आपको मालूम है 2016 जो रहा था वो सबसे गर्म साल रहा था ऑन रिकॉर्ड पूरे ही विश्व में। और ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलते हैं, वाइल्ड फायर्स, हीट वेव्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, ये सब कुछ इसी से ही, यही वार्मिंग को ही दर्शाते हैं कि जो है किस तरीके से पृथ्वी और गर्म होती जा रही है। तो अब ग्लोबल वार्मिंग की अगर डेफिनेशन बताऊं तो साथियों, ये एक एवरेज इंक्रीज है टेम्परेचर के अंदर इस एटमॉस्फेयर की नियर द अर्थ सर्विस और साथ में इन द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, जो पहली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। और आप ये कह सकते हो कि यही ही वजह बनते हैं कि जब पूरे विश्व के अंदर ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स में बदलाव देखने को मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग के होने के बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ नेचुरल हैं, कुछ ह्यूमन इंड्यूस्ड हैं। कॉमन बात करें तो इन कॉमन यूसेज में जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वार्मिंग मतलब गर्म होना। वजह क्या है? वजह है ग्रीन हाउसेस गैसेस का निकलना, और कहाँ से निकलना? इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ से निकलना। तो मुद्दे की बात आप समझ लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग की असली वजह क्या है। अब बात आएगी कि मैम अगर हो गई वार्मिंग तो इससे दिक्कत ही क्या पड़ जाएगी? क्यों नहीं पड़ेगी? जब बर्फ़ पिघलेगी, पिघल के वो पानी रूपी तौर में जाके समुद्रों में मिलेगी तो समुद्रों का जो लेवल है वो बढ़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं राइज इन सी लेवल। और जो छोटे मोटे ये प्लेट्यू हैं, टापू हैं, ये सब डूब जाएंगे। अब इनकी क्या गलती इसमें जो इनको ये सब सहना पड़ रहा है? तो राइज इन द सी लेवल एक वजह है। दूसरा, रेनफॉल पैटर्न में भी बदलाव आता है। आप देखते होंगे भारत में भी कि एक टाइम पे जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हमें पता था कि भाई यहाँ पे जो है जुलाई से या अगस्त से आने लगेगी बारिश, और फिर वो नॉर्मली 4 महीने में 3 महीने में चली जाती थी। मई जून बहुत गर्म महीने हुआ करते थे। आज के टाइम आप देखिए, यहाँ पे विंटर्स की बात करें तो दिसंबर तक तो सर्दी पड़ती ही नहीं है। जनवरी से लेके सर्दी पड़ना शुरू होती है, फिर अजीबोगरीब टाइम पे बारिश हो रही है, अजीबोगरीब टाइम पे ज़्यादा देर टाइम पे गर्मी पड़ रही है। तो ये रेनफॉल पैटर्न्स में बदलाव, क्लाइमेट में ये वेदर पैटर्न्स में बदलाव देखने को मिलता है। उसके बाद आप क्या करोगे? हरिकेन्स आते हैं, फ्लडिंग आती है, हीट वेव्स आती हैं। उसके अलावा आइस कैप्स, ये तो पता है भाई, जमी आइस कैप्स सब मेल्ट हो रही है गर्मी से। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं भाई, वो हमारे लिए एकमात्र सोर्स है इतना साफ पानी का। उसके अलावा ये जो जानवरों की पॉपुलेशन है वो सब जो है वो ख़त्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके हैबिटेट का लॉस हो रहा है। उसके अलावा ये जो बीमारियां फैल रही हैं जैसे मलेरिया वगैरह, ये सब भी यही वजह है। कोरल रीफ ब्लीच होती चली जा रही हैं, प्लैंकटॉन्स का भी लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि सीज जो है वो वार्म हो रही हैं। तो ये प्लैंकटॉन के बारे में मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में डिटेल से भी बताया है। तो ये कुछ कहानी है और उसके इम्पैक्ट जो पड़े हैं पृथ्वी के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग के, वो मैंने आपको समझा दिए। अब हम यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट को आपको समझाते हैं। साथियों देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट कोई ह्यूमन इंड्यूस इफेक्ट नहीं है, ये एक नेचुरल अकरिंग फिनोमिना है। जैसे कि हम दाल में नमक खाते हैं तो अच्छा लगता है, ज़रूरी भी है नमक, लेकिन किसी भी चीज़ की मात्रा अगर बहुत हाई लेवल की हो जाए, मान लो आपको 2 चुटकी नमक खाना है और हम आपको 3 चम्मच नमक खिला दें, तो यह आपके बॉडी के लिए हानिकारक होगा और टेस्ट में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं कि अति किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा खराब होती है। तो जब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं तो ये एक नेचुरली एक प्राकृतिक फॉर्म जो फिनोमिना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रात में हमारा अर्थ पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए,
इसको बचा के चलता है, हमारी पृथ्वी को गर्म रखता है, ताकि इतना टेम्परेचर मेंटेन रहे कि रात में जो जीव हैं वो आराम से जी सकें। पूरी तरीके से हीट लॉस हो जाएगी अगर पृथ्वी से, तो इतना ठंडा रात में पड़ जाएगा कि हम सब मर जाएंगे। तो इसके लिए कुदरत ने एक बहुत खूबसूरत चीज़ बना दी। अब ग्रीन हाउसेस की तरह ही ये भाई एयर को वार्म करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अब जैसे समझ लीजिए कि अब आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे प्लांट वगैरह के लिए भी ऐसा जो है डील करते हैं, एक ग्रीन हाउस टाइप का बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर से यहाँ पे ट्रैप कर ली जाती है हीट अंदर ही, हाँ। तो अब ये गर्म रख रहा है अंदर का चैम्बर, वाटर वेपर, और ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, सेम तरह से पृथ्वी को भी गर्म रखती हैं, काम करती हैं इन सब चीज़ों का, ठीक। अब ग्रीन हाउस गैसेस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किस चीज़ के लिए, अर्थ के कूलिंग और वार्मिंग के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। आपको मालूम है एक एस्टिमेट के हिसाब से अगर नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो ना, तो मान लीजिए कि पूरी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर सरफेस का ये -19 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इंस्टेड कि आज जो 15 डिग्री सेल्सियस है। और अर्थ ऐसा हो जाएगा ना कि लाइफलेस प्लैनेट बन जाएगा, कैसे ही जियोगे। तो ग्रीन हाउस या ग्रीन ग्लास हाउस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मतलब अगर इस तरह से बताएं तो ग्लास हाउस या ग्रीन हाउस एक ग्लास का बना, समझ लीजिए एक झोपड़ी टाइप के डिज़ाइन में बना है। कैसे बना है, तो ग्लास के चैम्बर होते हैं जिसमें प्लांट्स को उगाया जाता है कोल्ड कंट्रीज़ में, जहाँ पे बहुत ठंडक पड़ती है ना, या ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट एरियाज़ हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हीट है वो अंदर ट्रैप रहती है और वो प्लांट उगने में कोई प्रॉब्लम नहीं करता। तो ये कॉन्टिन्यूट इंक्रीज कराया जाता है टेम्परेचर के अंदर, इस ग्रीन हाउस के अंदर, इवन व्हेन बाहर का टेम्परेचर कम भी होता है लेकिन अंदर का ज़्यादा होता है। तो इससे प्लांट जो है वो जमने से, फ्रॉस्ट होने से बच जाता है। अब हम आपको डिटेल से थोड़ा और समझाते हैं कि एक्चुअली में ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है, सेम वैसे ही जैसे हम ग्रीन हाउस की बात कर रहे हैं, ग्लास हाउस की बात कर रहे हैं। तो जब हम पृथ्वी पे बात करते हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी पे ग्रीन हाउस गैसेस इसका काम करती हैं, जो नेचुरली आपको हमारी एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेंगी। और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जैसे मैंने बताया, कि अर्थ की सरफेस को गर्म रखने के लिए, ताकि हम सब यहाँ पे जी सकें। हालांकि अब बात क्या है कि कुदरत ने अपने हिसाब से ग्रीन हाउस गैसेस को डाला था, लेकिन अब हम भी ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करने लग गए, और इससे जो ये नेचुरल बैलेंस था वो हो गया खराब, और अब और ज़्यादा गर्मी जो है वो सरफेस पे आने लगी। ये एक वजह है। अच्छा, इसके माध्यम से आप थोड़ा और समझिए कि क्या हो रहा होता है। देखिए, सूरज ने यहाँ पे इस तरीके से रेडिएशन भेजा। अब कुछ तो यहाँ अल्ट्रावायलेट रेज से ऐसे ऐसे हो गया, फिर गर्मी वगैरह अंदर आ गई। कुछ यहाँ पे सोलर रेडिएशन देखिए रिफ्लेक्ट हो गया ना अर्थ की, उससे अब ज़्यादातर रेडिएशन एब्जॉर्व कर लिया अर्थ के सरफेस ने और यहाँ पे गर्म हो गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट हो रहा है जो अर्थ के सरफेस से ऐसे, और बाकी ये एटमॉस्फेयर से यहाँ निकल रहा है, और कुछ जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो एटमॉस्फेयर के थ्रू पास हो गया, कुछ एब्जॉर्व हो गया, री एमिट हो गया सारे डायरेक्शन में ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल्स के माध्यम से, और जो इफेक्ट है इसका वो उससे अर्थ का सरफेस गर्म रहता है और टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो ये है कहानी। समझ आई? अब समझिए, एक बात आती है इनकमिंग एनर्जी की। तो इनकमिंग एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो सन क्या करता है, सन जो है हमारा वो एनर्जी को एमिट करता है और ये आती है अर्थ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सन बहुत गर्म है। देखो, सन बहुत गर्म है तो एनर्जी जो एमिट वो करता है, जो निकालता है, हाई एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ में निकालता है, जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके अंदर घुस जाती हैं। अब बात आती है कि कितनी एब्जॉर्ब होती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो करीब 30% जो सन की एनर्जी है ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस स्पेस में एटमॉस्फेयर के द्वारा, क्लाउड्स के द्वारा, सरफेस ऑफ द अर्थ के द्वारा, और बाकी जो सन की एनर्जी है उसे जो है वो एब्जॉर्व कर लेता है अर्थ का सिस्टम। ठीक है, समझे? अबाउट 30% ऑफ द सन्स एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली बैक टू द स्पेस, वापस चली जाती है एटमॉस्फेयर में, क्लाउड्स में, सरफेस और सरफेस ऑफ द अर्थ के
माध्यम से, और जो है मतलब एटमॉस्फेयर, क्लाउड और सरफेस ऑफ द अर्थ के माध्यम से, और बाकी सारी अर्थ का सिस्टम एब्जॉर्व कर लेता है। अब यहाँ बात आती है एमिशन की। तो देखो, अर्थ री एमिट करता है एनर्जी को वापस से एटमॉस्फेयर में। क्यों करता है ऐसा? इसलिए क्योंकि अर्थ जो है वो सन से तो ठंडा है ना, सन के बराबर गर्म हो जाएगा तो हम सब मर जाएंगे। और एनर्जी जो एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एट वेवलेंथ लॉन्गर देन द इनकमिंग सोलर एनर्जी। तो अब आप कहेंगे कि मैम इन ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या है? हालांकि अभी तक तो आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर से बार बार बता रहे हैं, हम बार बार आपको समझा रहे हैं। देखो भैया, ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर एब्जॉर्व करती हैं ज़्यादातर लॉन्ग वेव एनर्जी को, जिन्हें हम कहते हैं ना इंफ्रारेड रेडिएशन को। और जो अर्थ का सरफेस जो एमिट होती हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो इससे क्या होता है कि भाई अर्थ का जो सिस्टम है वो, अब देखो हो क्या रहा है कि सन से जो आ रही हैं तो बाहर एटमॉस्फेयर ने रिफ्लेक्ट कर दी, क्लाउड ने रिफ्लेक्ट कर दी, इस अर्थ के सरफेस ने रिफ्लेक्ट कर दी। यहाँ वाले जैसे मैं आपको ये वाला समझा रही थी ना, इसके माध्यम से आप समझ पाओगे ज़्यादा अच्छे से। लेकिन अब बात क्या हो गई, सन से वाला तो यहाँ काम हो गया। अब जब अर्थ के सरफेस पे ही कोई ग्रीन हाउस गैस आप प्रोड्यूस करने लगोगे तो अर्थ की जो ये एटमॉस्फेयर है ये इसको बाहर निकलने देगी नहीं, क्योंकि अर्थ की एटमॉस्फेयर जितना एब्जॉर्व कर लेती है फिर थोड़ी ना बाहर निकलने दे रही है, ठीक है। और जो ग्रीन हाउस गैसेस फिर री एमिट करती है इस एनर्जी को सारे डायरेक्शन में, और इससे क्या होने लगता है कि अर्थ का सरफेस नीचे ही होने लगता है गर्म, ठीक है। अब इसमें आप कहेंगे ह्यूमन का रोल क्या है मैडम? देखो भैया, एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन जो ग्रीन हाउस गैसेस का है वो इतने पिछले 200 सालों में बहुत तेज़ी में बढ़ा है। क्यों? क्योंकि हमने धक्का पेल उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करना शुरू कर दिया है। कैसे? यहाँ पे फॉसिल फ्यूल जला के, डिफॉरेस्टेशन करके। तो डिफॉरेस्टेशन वजह क्या है वो मैंने आपको बताई। इसकी वजह से बहुत सारे नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं। कैसे? बहुत ज़्यादा एनर्जी को ट्रैप करता है जो एमिट करी जाती है बाय द अर्थ, और ये जो बदलाव आता है जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो अब हम ग्रीन हाउस गैसेस को समझेंगे, बट उसके पहले दो डू यू नो वाले बॉक्स हैं 2-3, वो भी समझा दूं, ज्ञानवर्धक बातें जो हैं। तो एक ज्ञानवर्धक बात तो कह रही है कि 3 रिंग्स जो होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं कुछ प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन को अबाउट इन्वायरमेंट, ट्री की रिंग्स, 3 कह रही मैं, ट्री की जो रिंग्स होती हैं वो इन्वायरमेंटल इवेंट्स को इनके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह के लिए भी। दूसरा कि कोई भी पेड़ ओल्ड एज में नहीं मरता, ये या तो इंसेक्ट मार देता है पेड़ को या किसी डिजीज से मरता है, लोग काट देते हैं। दूसरी बात ये कहता है कि जो पेड़ होते हैं वो ऊपर से ग्रो होना शुरू होते हैं, नीचे से नहीं, है ना। जैसे लोग मानते हैं ना कि नीचे से ग्रो हो रहे हैं पेड़, लेकिन ऊपर से ग्रो होते हैं। अच्छा, तीसरी बात एक और कहते हैं कि ट्री की लीव हेल्प करती है ट्रैप और रिमूव करने में छोटे छोटे पार्टिकल्स को, सूट के और डस्ट के, है ना। अदरवाइज ये क्या हो जाए, ह्यूमन लंग्स को डैमेज कर दे। देखिए कितने खूबसूरत होते हैं पेड़। और बताऊं, जो ट्री की रूट होती है ना, ट्री की रूट जो है वो जो रूट नेटवर्क होता है इसका, ये कंटामिनेंट्स जो हैं सॉइल के अंदर वो भी फिल्टर कर देता है, जिससे प्रोड्यूस करता है क्लीन वाटर को। समझिए कितनी, मतलब प्रकृति कितनी खूबसूरत है जिसको इंसान ने बिल्कुल ही इग्नोर कर रखा है। और उसके अलावा ट्रीज पता है इरोजन को भी रोकते हैं, ट्रैप करके सॉइल को पकड़े रहते हैं ना, अदरवाइज ये सिल्ट बन जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ समझिएगा, डू यू नो का ही बॉक्स है कि ब्लैक पैंथर कोई सेपरेट स्पीशी नहीं है। जो ब्लैकनेस है तो जनरल डार्क कलर का हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारा उसके अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है मेलेनिन, और यही काला रंग देता है ना, इस पिगमेंटेशन को बढ़ाता है। जो रिप्रोडक्शन है मेलेनिन का ये बढ़ जाता है जहाँ पे वहाँ पे कॉम्बिनेशन हो हाई टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, रिड्यूस लाइट का, तो वहाँ पे बोथ ब्लैक और नॉर्मल कलर्ड के भी कब्स जो हैं, शेर के बच्चे, ये सेम जगह पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, चलो खैर ये सारी ज्ञानवर्धक बातें थी। आओ भैया ग्रीन हाउस गैस को ही आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों, ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो वो सारी गैसेस जो एटमॉस्फेयर के अंदर हैं, नेचुरल भी होती हैं लेकिन ह्यूमन मेड भी होती हैं, और ये एब्जॉर्ब करती हैं और री एमिट करती हैं किसको? इंफ्रारेड रेडिएशन को। अब इसमें आप मानेंगे नहीं, लेकिन सबसे पहला नाम आता है वाटर वेपर का। इस सवाल भी पूछा गया था और कोई गेस ही नहीं कर सकता कि वाटर वेपर में ऐसा क्या है।
मालूम है आपको, वाटर वेपर बिगेस्ट ओवरऑल कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, और ह्यूमंस जो हैं वो ना ही डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है एमिट करने के लिए इस गैस को इन क्वांटिटीज़ में जो कि इतनी सफिशेंट हो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दें एटमॉस्फेयर में। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, है ना, अमाउंट मतलब बढ़ रही है, द अमाउंट मतलब इज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ये सब जो है बढ़ा रही हैं वाटर वेपर का अमाउंट एयर के अंदर। कैसे? इवेपोरेशन का रेट और बढ़ा के, जब इवेपोरेशन बढ़ता है तो वाटर वेपर बढ़ जाती है, तो इन सब गैसेस की वजह से दिक्कत होती है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के विपरीत, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो रह सकती है इस हवाओं में 100 सालों तक, इसके विपरीत वाटर वेपर की जो साइकिल है वो फटाफट से होती है। इवेपोरेशन हुआ ओशन से, ठीक है, उसके बाद वापस से वो रेन या स्नो के फॉर्म में धरती पे गिर गई। सिंस जो रेट है इवेपोरेशन का वो बढ़ता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, आप जानते ही हो, तो जो वाटर वेपर का अमाउंट है एयर के अंदर किसी भी एक टाइम पे, है ना, जहाँ जब समय गर्म हो रहा हो, तो ये बहुत रिलेटेड होता है टू अमाउंट ऑफ अदर ग्रीन हाउस गैसेज जो भी हैं एटमॉस्फेयर के अंदर उससे। तो समझिए कैसे है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एक तरीके से बताती हूँ कि कार्बन का इफेक्ट कैसे पड़ता है ग्रीन हाउस गैस के ऊपर। देखो, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ज़्यादा गर्मी होगी तो वार्मर और ओशन और गर्म होंगे, ओशन और गर्म होंगे तो इसके अंदर क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा, सी लेवल बढ़ेगा, लार्जर हरिकेन्स आएंगे, बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होगा तो ज़्यादा रेन होगी, उसके बाद ज़्यादा स्ट्रैटिफिकेशन होगा तो ओशंस जो है वो और ज़्यादा वो होंगे, लेस प्रोडक्टिव बनेंगे, तो ये इफेक्ट आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये एक प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ के माध्यम से निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली आपको एटमॉस्फेयर में भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि अर्थ के कार्बन साइकिल का भी एक हिस्सा है ना, नेचुरली एटमॉस्फेयर से, ओशन से, सॉइल से, प्लांट से, एनिमल से ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है इस प्रकृति में हमारे। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या कर रही हैं, ये जो नॉर्मल कार्बन का साइकिल है इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड डाले दे रही हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। कैसे? क्योंकि हमारे भाई क्या किसका काम है, मेन काम किसका है, मेन काम ये है कि जो हमारे पेड़ वगैरह हैं ये सब कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हम पेड़ों को काटे दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से बहुत समस्या हो रही है, इंडस्ट्रीज खूब निकाल रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नेचुरल सब इम्बैलेंस हुआ जा रहा है। तो अब हम मेन सोर्सेज की बात करें तो भाई मेन सोर्सेज कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने का है कि फॉसिल फ्यूल जला देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, उसमें से दिक्कत है। उसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल को जला रहे हो जैसे कि गैसोलीन को, डीजल को, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं अपने फॉसिल फ्यूल जब जलाते हैं उस टाइम पे। बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को निकालते हैं। कैसे? केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से, जिसमें कुछ जलाते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन हुआ किसी मिनरल प्रोडक्ट्स का, जैसे मान लो सीमेंट बना रहे हैं या किसी मेटल को बना रहे हैं, जैसे आयरन को, स्टील को, या केमिकल को कोई बना रहे हैं, तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो अब इसके एमिशन और इसका ट्रेंड ये रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल को जलाने से, ये बहुत सारे और फैक्टर्स से भी इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि पॉपुलेशन का बढ़ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी के प्राइस में बदलाव आना, नई टेक्नोलॉजीज़ का आना, चेंजिंग बिहेवियर ह्यूमंस का, और सीजनल टेम्परेचर। अब 1990 से 2010 के बीच में जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन बढ़े ना, वो इतनी तेज़ बढ़े कि वो उसकी वजह ये थी ना क्योंकि इकोनॉमी और पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी में बढ़ रही थी। तो अब एक सवाल ये उठता है कि क्या मैम हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम कर सकते हैं? देखो, सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप फॉसिल फ्यूल को जलाना, उसका कंजम्पशन कम से कम या ख़त्म कर दो। और भी कई तरीके हैं जैसे कि एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी कंजर्वेशन, कार्बन कैप्चर और सिक्वेस्ट्रेशन। तो ये तो कहानी है कार्बन डाइऑक्साइड की। अच्छा, एक बात बताएं आपको, जो यूएसए है ना, ये सेकंड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है आज के टाइम पे। हालांकि अगर आप इतिहास से देखो तो यूएसए सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिटर है। तभी तो कहते हैं आप लोग पैसा लाओ भैया, हमारी क्या गलती है, हम तो डेवलप होने में इतना कर भी नहीं रहे हैं। हाँ,
तो इसलिए भाई पैसा इनको देना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज फाइनेंस में। और भाई ये क्या करते हैं, इनकी सरकारें आती हैं तो कहती हैं हम पेरिस एग्रीमेंट से बाहर जा रहे हैं, हम इधर से जा रहे हैं, हम उधर से जा रहे हैं। यही सब दुनिया भर की नौटंकियाँ होती रहती हैं। तो कुल मिला के पैसा तो इन्हीं को देना पड़ेगा, कि इन्हीं ब्रिटेन, यूएसए, इन्हीं लोगों के इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इन्होंने इस टाइम पे किया और जितनी एटमॉस्फेयर में गैसेस डाल दी और आज तक डाल रहे हैं। इसमें इंडिया जैसी कंट्री जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इतना एमिट नहीं करती है, और ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनकी क्या ही गलती, जिन्होंने क्या ही कर दिया, ये सब इसका जो है वो भुगत रहे हैं। चलो खैर, अच्छा एक और डू यू नो की बात है, वो भी समझ लीजिए। जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, जो कि चौथी लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में और सेकंड लार्जेस्ट है एशिया पैसिफिक रीजन में, सिर्फ चाइना के बाद, समझिए। तो इतना हमारे यहाँ पेस्टिसाइड बहुत होता है। चलो समझ गए, कार्बन डाइऑक्साइड का बता दिया मैंने आपको, वाटर वेपर का बता दिया। फिर अब मीथेन के बारे में बताते हैं। देखिए मीथेन को तो नेचुरल सोर्सेज से एमिट करा जाता है, जैसे वेटलैंड से निकलती है, लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी निकलती है, जैसे नेचुरल गैस सिस्टम का लीकेज हो गया या फिर लाइव स्टॉक रेजिंग में हो गया। तो नेचुरल प्रोसेस जो सॉइल या केमिकल रिएक्शन से होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, इससे तो मीथेन हटती है इस एटमॉस्फेयर से। तो बात आती है कि सोर्स क्या है, दोनों ही बताऊंगी, कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। नेचुरल सोर्सेज अगर बताऊं तो इसमें वेटलैंड जो है हमारी, ये बहुत बड़ा सोर्स है। जैसे मीथेन निकलती है इस बैक्टीरिया से जो डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उससे मीथेन निकलती है। अच्छा कुछ छोटे मोटे सोर्सेज भी हैं, जैसे टर्माइट्स, ओशन, सेडिमेंट्स, वॉल्केनोज और वाइल्ड फायर से भी मीथेन निकलती है नेचुरली। अब आ जाओ बेटा ह्यूमन इंड्यूस्ड। ह्यूमन इंड्यूस्ड तो एग्रीकल्चर से निकलती है भाई मीथेन। देखिए जो डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक जैसे कि कैटल, बफलो, शीप, गोट, कैमल्स, इसमें बहुत भारी मात्रा में मीथेन निकलती है उनके प्रॉपर नॉर्मल डाइजेस्टिव प्रोसेस में ही। साथ में जब जानवर का जो मैन्योर होता है इसको स्टोर करा जाता है या मैनेज करा जाता है लगून्स या होल्डिंग टैंक्स में, तो मीथेन को भी वहाँ पे भी मीथेन प्रोड्यूस होती है। और क्यों? क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो अपने एनिमल्स को और रेस कर रहे हैं खाने वाने के लिए, तो एमिशंस भी और ज़्यादा ह्यूमन रिलेटेड ही कहलाएगा। पूरे विश्व भर में एग्रीकल्चर सेक्टर ये प्राइमरी सोर्स है इस मीथेन के एमिशन का। अब दूसरा सोर्स है इंडस्ट्री। देखो मीथेन ये एक प्राइमरी कंपोनेंट है नेचुरल गैस का। कुछ अमाउंट ऑफ मीथेन को एमिट करा जाता है एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के टाइम पे। इसके अलावा वेस्ट जो हमारे घरों से निकलता है और बिजनेस से निकलता है, तो मीथेन जैसे लैंडफिल्स हो गई, एज वेस्ट डिकम्पोज वहाँ करते हैं वहाँ से निकलती है। ट्रीटमेंट होता है वेस्ट वाटर का, वहाँ से मीथेन निकलती है। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ से मीथेन निकलती है। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए साथियों, नाइट्रस ऑक्साइड ये नेचुरली आपको एटमॉस्फेयर में मिलेगी, ये अर्थ की नाइट्रोजन साइकिल का ही हिस्सा है और बहुत सारे और नेचुरल सोर्सेस हैं इसके। हालांकि ये जब ह्यूमन कूद गए बीच में, तो उनके एग्रीकल्चर, उनके फॉसिल फ्यूल के जलाने की वजह से, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से और इंडस्ट्रियल प्रोसेस की वजह से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ती चली जा रही है। हाँ, और अब सोर्सेज की बात करें अगर हम, तो नेचुरल सोर्सेज भी हैं और ह्यूमन इंडोस भी हैं। नेचुरल में तो दो बातें हैं कि नेचुरल एमिशन अपना जो नाइट्रस ऑक्साइड का होता है वो मेनली एक बैक्टीरिया से होता है जो नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करता है सॉइल के अंदर और ओशंस के अंदर। वही जगह जब ह्यूमंस की कहानी सुनाए तो वो लंबी है। इसमें भी 3 हिस्सों में समझाती हूँ, एक एग्रीकल्चर, एक ट्रांसपोर्टेशन, एक इंडस्ट्री और एक चलिए रिमूवल। 4 हिस्सों में समझाती हूँ कैसे क्या होता है। अब देखो एग्रीकल्चर जो निकलता है उसमें कैसे नाइट्रस ऑक्साइड निकल रही है, जब लोग नाइट्रोजन को सॉइल में ऐड करते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके, और नाइट्रस ऑक्साइड ये निकलती है ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ नाइट्रोजन इन लाइवस्टॉक, मैन्योर और यूरिन से भी, जिसकी वजह से करीब 6% नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन हुआ सन 2010 में। वही जगह अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड ये निकलती है जब ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स को जलाया जाता है। वही जगह इंडस्ट्री की बात करें तो ये तब निकलती है, ये एक बाय प्रोडक्ट है जब हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जिसका यूज़ होता है सिंथेटिक कमर्शियल फर्टिलाइज़र में, और साथ में तब ये निकलती है बाय प्रोडक्ट के तौर पे। इसके अलावा एडिपिक एसिड जब हम बनाते हैं तब निकलती है। एडिपिक एसिड का यूज़ होता है फाइबर्स को, नायलॉन जैसे दूसरे सिंथेटिक प्रोडक्ट को बनाने में।
तो इसके रिमूवल की अगर हम बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से हटाया जाता है। कब हटती है? जब इसे कुछ तरीके के बैक्टीरिया एब्जॉर्व कर ले या इसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा डिस्ट्रॉय खत्म कर दिया जाए या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में खत्म हो जाएगी। तो ये है कुछ कहानी इसकी भी। अच्छा, 2 ज्ञानवर्धक बातें सुन लीजिए, फिर हम नेक्स्ट गैस की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे। तो पहली ज्ञानवर्धक बात कि पोलर बियर्स ये लार्जेस्ट लिविंग कार्निवोर क्वाड्रुप्ड मतलब एनिमल जिनके 4 पैर होते हैं, ठीक है, ये पोलर बियर्स वो होते हैं सबसे बड़े लिविंग कार्निवोर ऐसे। और दूसरी बात कि टेलिकोरस, ठीक है, ये एक सिंगल हॉर्न हिप्पो लाइक ग्रेजर होता है, वंस कॉमन है ये नॉर्थ अमेरिका में। तो अभी इसको इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम आपको समझाएंगे ये फ्लूरेटेड गैसेस क्या हैं, तो फिर 2 पार्ट का ये चैप्टर होगा। फिलहाल लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो यू कैन गेट ऑल माई सोशल मीडिया लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन फॉलो मी एवरीवेयर टू गेट द रेगुलर अपडेट्स। अपार्ट फ्रॉम इट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई मेंबरशिप एंड एन्जॉय द पर्क्स एंड ऑल्सो सपोर्ट मी इन माई वर्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।